नमस्कार मित्रों, इग्नू के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आज आप लोगों के सामने आपके पाठ्यक्रम का एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। ये पाठ्यक्रम कथा साहित्य परिचय रूप में है, लेकिन इसका जो मूल है संस्कृत भाषा और साहित्य के अंतर्गत आपके लिए प्रस्तावित है। कथा साहित्य परिचय जो आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं, उसका भी कोड वही है BSKLA 135। मित्रों, हम लोगों ने जब संस्कृत साहित्य के इतिहास को जानने का प्रयास किया तो उसमें 2 भागों में या 4 भागों में बांट करके समझने की कोशिश की। उसी में एक लौकिक आया और लौकिक के 2 भेद थे, दृश्य और श्रव्य। दृश्य में रूपक और उपरूपक की अवधारणा थी, श्रव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य की अवधारणा हम लोगों ने देखी। गद्य के ही अंतर्गत हम लोगों ने कथा और आख्यायिका को जाना था। आख्यायिका को सामान्यतया हमने आप लोगों के सामने एक बायोग्राफिकल टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत किया था कि समकालीन या अपने समाज के कोई जीवंत जो महापुरुष होते हैं, उनके जीवन चरित्र को आधार बना करके लिखा जाने वाला जो काव्य होता है, गद्य में लिखा जाने वाला जो काव्य है वो आख्यायिका है। और जो कथा नामक गद्य का अंश है, यह कवि कल्पित होता है, कवि अपनी कल्पनाओं से इसे हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन यदा कदा परंपरा रूप में भी ऐसी जो कल्पनाएं हैं, हम उनके उपजीव्य का भी अन्वेषण कर लेते हैं, उसका हम एक तरह से सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसकी उपजीव्यता को जानने का हम प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कुछ एकाध कहानियों का नाम ले लें, अगर पंचतंत्र है या हितोपदेश है या इसी तरह से सिंहासन द्वात्रिंशिका है, ऐसे कई सारे अभी जब मैं चर्चा में लाऊंगा तो ये आपके सामने आएंगे। तो इसके अंतर्गत यदि आप देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसकी कहानी का जो पूर्व पक्ष है, अगर हम देखें तो वो हमें वेद से प्राप्त होने लगता है, हमें महाभारत से प्राप्त होने लगता है, कई अन्य अंश से हमें प्राप्त होने लगता है। रामायण का वह सुंदर प्रसंग है जहां पर कि 2 गिलहरियां या गिलहरी या हमारे पास जो रामायण के चरित्र हैं वो हमें सामान्य मानव से भिन्न पशु चरित्र हैं जो हम मनुष्य का साथ देते हैं। तो पशु के उस जीवंत चरित्र को हम मानवीय भावनाओं से आरोपित करके एक परंपरा चल पड़ती है कथा लिखने की। अगर कथा के उद्भव और विकास को देखें तो निस्संदेह हमें इनके एक पूरे के पूरे जो सोर्स है, हम उनको वैदिक परंपरा में देखने का प्रयास करते हैं, श्रुति परंपरा में देखने का प्रयास करते हैं। वह इस रूप में कि वेदों में भी हम छोटी छोटी प्रसंगवश कुछ कहानियों को देख पाते हैं। अमूमन अगर आप देखें तो भारतीय साहित्य परंपरा का जो उपजीव्य है, भारतीय साहित्य परंपरा का जो प्रारंभिक स्रोत है उद्भव का, हम सब लोग उसे श्रुति ही मानते हैं, चाहे वो वेद हो या उपनिषद हो आदि से। वेद में हम संवाद सूक्त देखते हैं, जैसे संवाद सूक्त में चाहे वो सरमापणी हो, चाहे वो विश्वामित्र नदी हो या और अन्य इस तरह के कोई भी संवाद सूक्त ले लें, उर्वशी पुरुर्वा संवाद हो, तो ऐसे में यमी संवाद हो, ऐसे में हम छोटी छोटी कहानियों को डेवलप कर लेते हैं। वहीं से हमें एक स्रोत मिलता है और कालांतर में आकर के उस कहानी को हम अपने अनुसार अनुबद्ध प्रतिबद्ध कर लेते हैं, निबद्ध कर लेते हैं। उपनिषद आदि में भी आपने देखा कि नचिकेता की कहानी हमें प्राप्त हो जाती है। इसी तरह आप देखेंगे कि आरुणि की कहानी प्राप्त हो जाती है, श्वेतकेतु आदि की कहानी प्राप्त होती है, उमा, हेमवती, याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेयी आदि ऐसे सबकी कहानियां हमें प्राप्त होने लगती है। और ऐसे कहानियों के संबंध में हम कह सकते हैं कि ये भी कहानी परंपरा रूप में जब हमारे सामने आने लगती हैं तो उपनिषद आदि है। देवताओं की कहानियां हैं, इन्हीं को कथाओं की दृष्टि से और आगे बढ़ाएं तो पुराणों की कहानियां हमारे पास उपलब्ध हो जाती है, चाहे वो दुष्यंत और शकुंतला की कहानी हो या नल दमयंती की कहानी हो या कोई भी इस तरह की पौराणिक कहानी, तो हमारे यहाँ भरे पड़े हैं।
महाभारत में भी छोटी छोटी कहानियां, जब विदुर आदि, भीष्म आदि या कर्ण आदि को जब कोई सीख दिए जाने की बात होती है तो वहां पर भी कथा चल पड़ती है। और महाभारत में इस प्रकार की सैकड़ों छोटी छोटी कथाएं, शिक्षाप्रद कहानियां हम आप प्राप्त करते हैं। कालांतर में जब संस्कृत से भिन्न, संस्कृत भाषा से भिन्न जब हम काव्यों का अनुशीलन करते हैं तो उसमें जैन कथा हमें प्राप्त होती है, बौद्ध कथा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अगर आप उद्भव हम श्रुति यानी वेद से लें तो विकास हम यहाँ तक देखते चले आते हैं, जैन कथा, बौद्ध कथा आदि, और क्रमशः धीरे धीरे उसी का जो विकसित रूप है फिर हम अन्य रूपों में प्राप्त करने लगते हैं, चाहे वो कादंबरी हो, चाहे वो दशकुमार चरितम हो, चाहे वासवदत्ता हो, जो कि एक विशाल कथानक लेकर के चलता है। लेकिन इस प्रसंग में हम जिस कहानी की चर्चा लेकर के चल रहे हैं वे छोटी छोटी वो लघु कथाएं होती है, उनका विस्तार कम होता है। उनमें साहित्यिक पक्ष, जो बाणभट्ट दशकुमार चरितम के दंडी आदि ने साहित्यिक पक्ष का जो मानदंड हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे भिन्न सरल भाषा में बोधगम्य, हमारे आपके लिए आसानी से उससे संकेत को ले पाना या उनसे निहितार्थ और शिक्षा ग्रहण कर पाना, उपदेश प्राप्त कर पाना, इस प्रकार की भावों से युक्त होकर के जो कथा लिखने की परंपरा चली है, हम उस परंपरा के अंतर्गत आज कथा के इस विकास को, कथा के इस रूप स्वरूप को जानते हैं। तदनुसार अगर आप कथा देखें, हालांकि मैंने भूमिका में इसकी चर्चा की, लेकिन अगर इस रूप में यदि हम कथा को पाते हैं तो कथा देखिए किस किस रूप में हम कथा देखते हैं। ये तो कवि कल्पित, जिसकी सूचना हमने पहले दी। अनति विस्तृत, हमने जिसके लिए शब्द कहा कि ये लघु कथा होती है। अनति विस्तृत से तात्पर्य है ये नहीं कि एक विशाल काव्य के रूप में, मोटे ग्रंथ के रूप में यह नहीं दिखता, बल्कि 2, 3, 4 पृष्ठों की लघु कहानियां बन पड़ती है और एकदम पूरी तरह से गुम्फित होती है, जिसमें हम कोई और इधर उधर की बातें नहीं, कल्पनाओं की ऊंची उड़ान हम इसमें लेकर के नहीं जाते, हम फोकस्ड होके टू द पॉइंट उस कहानी का विस्तार हम पाते हैं। तो इसीलिए इसे ये अनति विस्तृत यानी बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता। शुद्ध मनोरंजन है ये, एक तरह से अगर आप देखें शुद्ध मनोरंजन से तात्पर्य क्या है कि इसका उद्देश्य कोई साहित्यिक वैभव प्राप्त करना नहीं है, समाज में कवि रूप में आदृत होना नहीं है, बल्कि ये सामान्य पाठक वर्गों के शुद्ध मनोरंजन के लिए इसकी रचना की जाती है, इनका विकास किया जाता है। पंचतंत्र आदि को ही देख लें, या अगर वैश्विक परिदृश्य में आपने देखा होगा, चाहे वो टॉम एंड जेरी की ही बात को ले लें, जो छोटी छोटी कहानियां बना करके आती है, उसी क्षण में 10 या 15 मिनट में वो मनोरंजन करके हमारा चला जाता है और उसी में हमसे कतिपय संदेश ग्रहण कर लेते हैं। नैतिक शिक्षाओं से युक्त हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो एथिक्स है, अगर थोड़ा सा कठिन शब्द का प्रयोग करें कि किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सम्मान के योग्य हैं, कौन सम्मान के योग्य नहीं है, जीवन में किस मार्ग पर चलना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आदर्श क्या होना चाहिए, ऐसे भावों से युक्त होकर के जो काव्य लिखे जाते, जो कथानक लिखी जाती है, हम उसे नैतिक कथा कहते हैं। अब कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में भी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता हंसाए। उसी को आधार बना करके, बल्कि ये तो बाद में है, हिंदी में आया, लेकिन अगर इसी का पूर्व रूप आप देखें तो पंचतंत्र हितोपदेश में आप आसानी से पाएंगे कि जिसमें लिखा होगा अपरीक्ष्य कर्तव्यम, है ना, बिना सोचे विचारे जो है काम नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे श्लोक आपको पद्य मिलेंगे। कालांतर में वही हम किरातार्जुनीयम में भी देखते हैं, जहाँ कहते हैं सहसा विदधीत न क्रियाम। तो इस तरह से ये नैतिकता का उपदेश हमें कथा जो है वह देती है। दूसरा है उपदेशपरक, उपदेशात्मक। उपदेश क्या है? सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, पुण्य पर चलो, पाप कर्म मत करो। तो ऐसे जो हमारे वृद्ध पुरुष हैं उनका अभिवादन करो, सम्मान करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ऐसे जो उपदेशात्मक विषय होते हैं, उन विषयों को आधार बना करके हम यहाँ पाते हैं कि यह जो कथा है लिखी जाती है।
ऐसी कथाएं हमारे सामने उभर कर आती है। मित्रों, तदनुसार अगर इस कथा का वर्गीकरण करें तो इस कथा को सामान्य रूप से आप किसी भी संस्कृत साहित्य के इतिहास के ग्रंथ को जब पढ़ेंगे या आपके पास जो आपका पाठ्यक्रम है, आपसे जो यहाँ पे प्रेषित जो सामग्री है, उसमें भी आप पाएंगे कि आपको लोक कथा और नीति कथा इन दो रूपों में कथा का वर्गीकरण प्राप्त होता है। दो रूपों से तात्पर्य क्या है कि प्रायशः जो संस्कृत साहित्य की जो कथा है वो लोक कथा और नीति कथा में है। मैंने सामान्यतया आप लोगों की विशेष सूचना के लिए एक अन्य भेद आपके सामने प्रस्तुत किया है, वह है धार्मिक कथा। यद्यपि धार्मिक कथाओं में भी नीति के पद होते हैं, नीति के अंश होते हैं, लेकिन पूर्ण धार्मिक कथा, जैसे आपने प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, ध्रुव की कहानी सुनी होगी, या हम लोग जब रामायण की कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसी जो कथाएं हमें हमारे पास होती है वह धार्मिक कथा होती है, अर्थात जिसमें देव तत्व की सत्ता की स्थापना की जाती हो, जहां पर कि ईश्वर के प्रति हमारा एक संबंध बनाया जाता हो, ऐसी जो कथाएं होती है वो धार्मिक कथा होती है। तो सविशेष मैंने आपके लिए यहाँ पर धार्मिक कथा को भी इस कथा के वर्गीकरण के अंतर्गत समाहित किया है। अब आते हैं जो ऊपर में लोक कथा है और नीति कथा है। अगर आप लोक कथा देखें, हम इसको आम भाषा में दंत कथा भी कह सकते हैं। नाना नानी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां, समाज से निकली हुई कहानियां, इसकी कहानी उसकी कहानी, ऐसी जो कहानियां होती है वो लोक कथा चल पड़ी है। महाकवि कालिदास बचपन में मूर्ख थे, ये लोक कथा का परिणाम है। सत्य ये नहीं है कालिदास बचपन में मूर्ख थे ही नहीं, वो जितनी भी कहानी हम आप जानते हैं वो सारी कहानी झूठी है, लेकिन कवि ने अपनी कल्पनाओं में ला करके लोक कथा रूप में महाकवि कालिदास के लिए कहानी गढ़ दी। तो इस रूप से वो परंपरा चल पड़ी और आज लोक कथाओं में है। और इसी तरह से कई इस लोक कथा के भी कई भेद कर सकते हैं, जिसमें कि हम उसे क्षेत्र से संबद्ध बुंदेलखंडी लोक कथा हो जाती है, राजस्थानी कथा हो गई, राजपूतों की कहानियां हो गई, लक्ष्मीबाई की कहानी हो गई, ऐसे ढेर सारी कहानियां हमारे सामने आती चली आती है। तो अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो परंपराएं हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोगों की जो कहानी है, उनको भी हम लोक कथा के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस तरह से ये एक लोक कथा है। हम इसको पॉपुलर टेल्स अगर इंग्लिश में करें तो इसको पॉपुलर टेल्स कहेंगे। फोक टेल्स कहना थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन ये पॉपुलर है क्षेत्र विशेष में, परिवेश विशेष में। तो संस्कृत साहित्य में इस प्रकार की लोक कथा की भी परंपरा है। जब हम साहित्य का परिचय देंगे तो उसमें उस लोक कथा के अंतर्गत जानेंगे। इसी प्रकार नीति कथा है, स्पष्ट है नीति कथा में नाम ही है नीति, नैतिकता की कहानी होगी। कवि लोग सविशेष अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को, अपने अनुचरों को अनुशासित करने के लिए इस प्रकार की कहानियों को गढ़ते हैं, कहानी बनाते हैं, और तभी जाकर के हम उससे नीतिगत उपदेश ग्रहण करते हैं। और वो जो नीतिगत उपदेश है उसको इस ढंग से देखें आप कि जैसे पंचतंत्र की कहानी है, क्या है उसमें हर कहानी के बाद एक शिक्षा मिलती है। अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। क्या मतलब हुआ कि जिसके कुल वंश गोत्र के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं, उसे हमें अपने घर में पनाह नहीं देनी चाहिए, हमें अपने घर में आश्रय नहीं देना चाहिए। इस तरह से ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने रख करके और कहानियां बनाई जाती है, तो वो नीति कथा बनकर आती है। तो तदनुसार मित्रों, सविशेष कथा का जब वर्गीकरण देखते हैं तो यह कथा का वर्गीकरण दो हिस्सों में बांटा जाता है संस्कृत साहित्य के इतिहास में। हमने एक इसमें परिवर्तन लाते हुए धार्मिक कथा नामक एक विशिष्ट भेद जो है आपके सामने प्रस्तुत किया। अब अगर विशिष्ट रूप में देखें लोक कथा, एक बार पुनः लें कि लोक कथा का इतिहास नहीं होता, क्योंकि लोक कथा उस समाज में रहने वाले लोगों के मध्य प्रचलित कथा होती है। तदनुसार यद्यपि हमारे पास सिंधु सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक अनुमान तो जरूर कर सकते हैं कि जहां की सभ्यता इतनी विकसित थी, जहां पर लोग इतने बढ़िया से तरीके से रहते हैं,
वहां भी तो कोई कहानियां चलती होगी, वहां भी किसी के साथ हास्य होता होगा, वहां भी किसी के साथ किसी अन्य प्रकार के लड़ाई झगड़े संबंध होते होंगे, और उसके बाद एक सीख मिलती होगी और उसी सीख से वो उदाहरण बनता होगा, और उदाहरण में जो हमारे वृद्ध पुरुष होते हैं समाज के, वे उदाहरण में उसे प्रस्तुत करने लगने होते होंगे, और वही परंपरा चल पड़ी और वो लोक कथा का रूप उसने ग्रहण कर लिया होगा। उसी प्रकार हम ऋग्वेदादि ग्रंथों में देखते हैं, उपनिषदादि ग्रंथों में देखते हैं, महाभारत आदि ग्रंथों में देखते हैं, रामायण आदि ग्रंथों में देखते हैं, और तदनुसार हम उस लोक कथा का अन्वेषण करते हैं। लेकिन संस्कृत साहित्य में जो लोक कथा लिखित रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, उसमें एक जान करके अनूठा आश्चर्य लगेगा कि प्राप्त एक विस्तृत कथा रूप में जब हम देखते हैं तो पैशाची भाषा में लिखी गई जो बृहत कथा है, वही मानो उपजीव्य है संस्कृत लोक कथा का। हम उसमें जातक कथा का भी पुट देंगे कि जातक कथा आदि से भी इस प्रकार की कहानियां जो है वो संस्कृत में आई। अब यहां पर एक विवाद हो सकता है, यहां पर एक विमर्श हो सकता है, और हम तदनुसार भाव में आकर के, भाव में बंध करके हम कहेंगे कि नहीं, सारी चीजें जो है संस्कृत में ही है। हम संस्कृत को यहां पर डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम महाभारत की कहानियों को, रामायण की कहानियों को, सारी कहानियों को हम समाविष्ट करते हैं। लेकिन साहित्य लेखन परंपरा स्वतंत्र रूप से जब लोक कथा की आती है तो उसमें से हम प्रथम जो अभिज्ञान करते हैं, जो बेसिकली जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, वो बृहत कथा है, गुणाढ्य का लिखा हुआ, ठीक है। और उन्हीं बृहत कथा को आधार बना करके कई सारे साहित्य की रचना हुई। न केवल कथा साहित्य की रचना हुई, बल्कि नाट्य साहित्य, महाकाव्य आदि ऐसे ग्रंथों की रचना हुई। तो इस रूप में पैशाची युग में लिखित बृहत कथा है, आप पाएंगे कि हम इसको उपजीव्य के रूप में आपके सामने प्रस्तावित करते हैं। एक और भी हम देखें कि जब पाली भाषा और प्राकृत भाषा का प्रसार हुआ, तो उस पाली और प्राकृत भाषा के प्रसार के बाद जो प्राकृत भाषा की कथाएं थी, जिसको हमने शुरू में जैन के रूप में प्रस्तावित किया, तो प्राकृत भाषा की कथा जो है उसका हम संस्कृत में रूपांतरण कालांतर में देखते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृत में जो मूल कथा हम पाते हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृत भाषा की कथाओं का भी रूपांतरण देखते हैं। जैसे बृहत कथा जो पैशाची भाषा में है, वो क्या है? वो प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। जो प्राकृत भाषा के कई रूप होते हैं, उन्हीं रूपों में से एक रूप है पैशाची। तो प्राकृत भाषा की कथाओं का कालांतर में संस्कृत में रूपांतरण हुआ। दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि जब ऐसी भाषा हमारे समाज में अपना प्रभाव जमा चुकी थी, तो इस भाषा में जो निकल कर आने वाली कथाएं हैं, कालांतर में वही कथा संस्कृत में रूपांतरित होकर के हमारे सामने विस्तृत रूप से आती है। हमने शुरू में ही कहा कि यह शुद्ध मनोरंजन का विषय है। लोक कथा जो होती है वो बेसिकली मनोरंजन प्रधान है। अब ये ठीक है कि उसमें से हमारे जीवन दर्शन के कोई मूल भाव निकल आए तो वो आदरणीय है, लेकिन जब लोक कथाएं होती है वो आपको मनोरंजन के लिए लिखी जाती है। राजा रानी की कहानी, राजकुमारी की कहानी, छोटे छोटे बच्चे जब हम लोग किशोरावस्था में होते हैं, जब हम लोग शिशु होते हैं, बचपन में होते हैं, तो नाना नानी दादा दादी जो कहानी वो सुनाते हैं, उसमें कोई आप ये नहीं पाएंगे कि उसका कोई तार्किक अवसान है, लेकिन बच्चे को अच्छा लगे तो वो बढ़िया है। एक था राजा, एक थी रानी, उनकी बेटी थी फूल कुमारी। फूल कुमारी जब वो जोर से हंसती थी तो बाग की सारी कलियां खिल जाती थी। ऐसा तो होता नहीं, लेकिन बच्चे को वही अच्छा लगता है तो वो कहानी चल पड़ी, इसलिए यह मनोरंजन की कहानी है। और ऐसे में जो लोक कथाएं होती है, सविशेष लोक कथाओं का जो प्रधान चरित्र होता है वह मनुष्य होता है। ये क्यों हमें सविशेष कहना पड़ रहा है? क्योंकि जब हम नीति कथा के अंतर्गत आएंगे तो ऐसी नीति कथा के अंतर्गत हम पाएंगे कि मनुष्य प्रमुख पात्र ना होकर के पशु पक्षी जो होते हैं वो प्रमुख पात्र हो जाते हैं, जैसे पंचतंत्र हितोपदेश आदि। तो ये लोक कथा का परिचय रहा। इसी प्रकार अगर आप लोक कथा के कुछ प्रमुख ग्रंथों का आलोडन करें, उनका अगर आप ढूंढने की कोशिश करें, तो एक अच्छी मैंने आपके सामने लिस्ट देने की कोशिश की है। बृहत कथा जिसका परिचय अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, गुणाढ्य का ये है। बाद में इसी बृहत कथा पर आधारित
आप देखेंगे कि मैंने गैप देकर के नाम दिया है कि इसी से बृहत कथा श्लोक संग्रह जो है ये बुध स्वामी का निकला। नाम से ही स्पष्ट है कि कथा बृहत कथा से ही संग्रहित तो होगी और उनको श्लोकों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, तो इसलिए यह श्लोक संग्रह रूप में है। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई, यह बृहत कथा मंजरी हमारे लिए बाद में कालांतर में एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में है। तो हमारे जो पाठक वर्ग है, पाठक वर्ग में ये एक चर्चा का ग्रंथ माना जाता है बृहत कथा मंजरी। तो तदनुसार और क्षेमेंद्र किसी भी परिचय के लिए नहीं है, वो सभी जानते हैं संस्कृत जगत में, तो उनकी ये रचना है। कथा सरित सागर, अब देखिए कथा सरित सागर सोमदेव का लिखा हुआ है। अब ये कथाओं की नदी और नदियों का सागर, कहने का मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है ग्रंथों की विशालता की ओर संकेत है कि मानो कई सारे कहानियों का संग्रह है, इसीलिए सरित भी है और सरित सागर में जाकर के मिलती है, तो ढेर सारी कथाओं का संग्रह यह सोमदेव विरचित कथा सरित सागर है। इसके अतिरिक्त अन्य कई ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। वेताल पंचविंशति है जो शिवदास के द्वारा संकलित है। मैं ये नहीं अभी कह रहा हूं लिखित है, क्योंकि जो प्राप्त ग्रंथ है उसमें शिवदास के द्वारा संकलन है और यह गद्य पद्य में संकलन प्राप्त होता है। उसी प्रकार एक संकलन जंभल दत्त का प्राप्त होता है। मैंने दोनों को पहले ही कह रखा है कि ये दोनों इसके लेखक नहीं है। लेखक कौन है यह अन्वेषण का विषय है, बट समटाइम्स हम इसे शिवदास कह के मान लेते हैं, जो उचित नहीं है। इसी प्रकार सिंहासन द्वात्रिंशिका, इसका रूप आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बल्कि मार्केट में बाजार में बिकती हुई किताबें भी देखी होगी। सिंहासन बतीसी, द्वात्रिंशिका, त्रिंशिका 30 का द्योतक है, द्वा यानी 32, तो सिंहासन द्वात्रिंशिका जो है, इसी से सिंहासन बतीसी जो है यह हमारे आपके यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 32 कहानियां हैं और एक राजा जो है वो बैठता है उस पर, और वो जो 32 पुतलियां हैं जो राजा के सिंहासन में लगी हुई, एक एक पुतलियां जो है वो कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं और उसके आधार पर कहते हैं कि यदि आप में ये गुण है तो आप इस चेयर पे बैठे। इस प्रकार 32 की 32 वो कहानियां चलती है और राजा सिंहासन पर नहीं बैठ पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें लगता है कि मैं न्यून हूं, मेरे में ये सारे गुण नहीं है और मुझे राजा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शुक सप्तति नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें कि 70 जो है ये इसमें कहानियां हैं। सुग्गा मैना की कहानी, तोता मैना की कहानी आदि जो है ये शुक सप्तति है। इसी प्रकार एक विद्यापति जो मैथिल कवि हैं, उनकी पुरुष परीक्षा है, जिसमें कि राजा अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक योग्य वर ढूंढता है और जो पंडित हैं वो एक हर प्रकार के जो वर है उस वर के गुणों की चर्चा करता जाता है और तदनुसार वो कहानी आगे बढ़ती है। भोज प्रबंध जो कहीं कहीं विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, बल्लाल सेन का लिखित एक ग्रंथ है। यह भोज प्रबंध भी उसी लोक कथा का कह सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो कि लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास ये बल्लाल सेन की रचना हमें प्राप्त होती है। मित्रों, इसके बाद जो दूसरा भेद है वह है नीति कथा का। यह नीति कथा उपदेश प्रधान होता है, जिसकी चर्चा शुरू में की। नैतिक उपदेश इसके माध्यम से हम लेते हैं। पशु पक्षियों के माध्यम से इनकी कहानियों को हमारे सामने स्पष्ट किया जाता है, और वो पशु पक्षी चाहे बैल हो, चाहे कौवा हो, चाहे तोता हो, चाहे कोई भी किसी गधा हो, बैल हो, इन सारे के माध्यम से हमें वो कहानी मिलती है। और इसी कहानी का कह सकते हैं जो हमारे पास प्रभाव आता है, जो बचपन में प्रेमचंद की आपने कहानी पढ़ी होगी, 2 बैलों की कथा हीरा और मोती की, तो वो इसी का एक्सटेंडेड है। चूंकि वो हिंदी में है इसीलिए यहाँ पे उद्धरणीय नहीं है, लेकिन जो पंचतंत्र हैं और जो हितोपदेश हैं, इनकी जो कहानियां हैं उनमें विशुद्ध पशु पक्षियों के माध्यम से वो कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। इन कथाओं में आप पाएंगे छल है, प्रपंच है, प्रेम है, विश्वासघात है, स्वामी भक्ति है, धर्म है, नीति है, स्त्री पुरुषों के व्यवहार की चर्चा की जाती है, सदाचार की चर्चा होती है, उत्साहवर्धक कार्य करने का उल्लेख होता है, धैर्य की बातें की जाती है। और इन कथाओं के माध्यम से विविध प्रकार के जो हमारे करणीय या अकरणीय विषय है उनकी ओर संकेत देता है। और मित्रों, आप लोग सभी जानते हैं, कहा जाता है कि जिसने पंचतंत्र का अध्ययन कर लिया, जिसने पंचतंत्र की पूरी कहानियों को, पंचतंत्र के सारे विचारों को ग्रहण कर लिया, उस व्यक्ति को इंद्र भी पराजित नहीं कर सकता है। तो इन कहानियों में इतनी प्रबल नैतिकता है कि सही में अगर उसको आचरण में हम आप लाएं तो समाज एक सुंदर और सुरक्षित समाज बनता है, जिसमें केवल और केवल सद्भाव, विद्वान, ज्ञानी ऐसे लोगों को हम पाते हैं।
जो प्रमुख नीति कथा ग्रंथ हैं, इसमें से हम पाते हैं पंचतंत्र है, जो पंचतंत्र का विष्णु शर्मा हम जिसको कह सकते हैं। और ये पंचतंत्र आप लोग सभी जानते हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है हमारे और आपके लिए, क्योंकि आप इसमें पाएंगे ही नहीं बल्कि इनकी हम लोगों ने ढेर सारी कहानियां पढ़ रखी है। और ऐसी कहानियों के पीछे, कहानियों में हर एक कहानी को हमने जाना है, हर एक कहानी को हमने पढ़ा है, चाहे वो ब्राह्मण पंडित कथा हो, व क्षपनक कथा हो, या भैरवानंद की कहानी हो, या सोम शर्मा की कहानी हो, ऐसी कहानियां हम पढ़ते रहते हैं। हितोपदेश जो कि नारायण पंडित की रचना है, पंचतंत्र पर ही आधारित है। इस ग्रंथ ने भी अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त की और यह भी हमारे और आपके सामने समाज में उपस्थित है। कालांतर में हमने एक नाम लिया जातकमाला, जो आर्य शूर का है, जो नीति कथा के अंतर्गत है। और इसमें भी हम पाते हैं कि एक नीति की बातें हमारे सामने प्राप्त होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से अगर आज के हम इस अपने जो परिचर्चा है, इस परिचर्चा का यदि हम सार समझें तो सार यही हम समझेंगे कि हम लोगों ने कथा को जाना, कथा के उद्भव और विकास को जाना। उस उद्भव और विकास के साथ साथ हमने कथाओं का वर्गीकरण किया, जिसमें कि नीति कथा, लोक कथा की चर्चा की। उसके साथ ही हमने एक नई विधा आपके सामने प्रस्तुत की, जो कि धार्मिक कथा बनी। उसके बाद लोक कथा की क्या विशेषता है, नीति कथा की क्या विशेषता है, लोक कथा के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, और इसके साथ ही नीति कथा के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, इन सारे विषयों के ऊपर हमने विमर्श किया। मुझे आशा है कि आप लोगों के जो स्वाभाविक और प्रारंभिक ज्ञान के लिए इतनी जो सूचना है ये पर्याप्त होगी। इसे आप सुने और इसके साथ ही आपके को जो पाठ्यक्रम आपके सामने दिए गए हैं उनके साथ सामंजस्य बिठा करके कथा के विषय में अपने ज्ञान को और अधिक गंभीर बनाएं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस परिचर्चा को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।